हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्यकालीन दुनिया को हिला देने वाली 9 सबसे बड़ी सेनाओं के बारे में। मध्ययुगीन साम्राज्य 10 लाख से अधिक सैनिकों की सेनाएं खड़ी करने में सक्षम थी। मध्ययुगीन दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मध्ययुगीन काल में स्थायी सेनाएं दुर्लभ थी, फिर भी कुछ साम्राज्यों के पास विदेशी खतरा से बचाव, कानून व्यवस्था बनाए रखने और विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विशाल सैन्य बलों को बनाए रखने की प्रशासनिक क्षमता थी। मध्ययुगीन काल की सबसे बड़ी सेनाएं चीन, भारत, मध्य पूर्व और यूरेशिया के साम्राज्य थी। इस लिस्ट में पहला नाम है सोंग राजवंश, चीन। अन्य चीनी राजवंशों की तरह सोंग राजवंश 960 से लेकर 1279 ने भी गुणवत्ता की अपेक्षा संख्या को प्राथमिकता दी। 1000 के दशक तक सोंग सम्राटों के पास 10 लाख से अधिक सैनिक थे, जो या तो राज्य की रक्षा करते थे या युद्ध के लिए तैयार रहते थे। इस सेना को बनाए रखने का खर्च बहुत अधिक था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बजट का लगभग 80% हिस्सा साजो सामान और वेतन पर खर्च होता था। सेना में अधिक पैदल सैनिक थे, जिससे इसकी गतिशीलता सीमित थी। इसके अलावा सोंग सम्राटों को राजवंश के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सेनापतियों का डर भी था, इसलिए उन्होंने उनकी सत्ता सीमित कर दी थी। आंतरिक अराजकता ने सेना की पेशेवर क्षमता को छीड़ कर दिया था और उत्तर में स्थित जिन और मंगोल साम्राज्य की कीमत पर क्षेत्रीय हानि के कारण बनी। सोंग सेनाओं के विशाल आकार और नौसैनिक युद्ध में श्रेष्ठ ने उन्हें 1279 तक उत्तरी आक्रमणियों को रोकने में सक्षम बनाया। जब युआन राजवंश की स्थापना की घोषणा के 8 साल बाद कुबलाई खान ने चीन की विजय को पूर्ण किया। इस लिस्ट में दूसरा नाम है मिंग राजवंश, चीन। यह एक आम गलत धारणा है कि क्रांतिकारी फ्रांस पहली ऐसी सेना थी जिसने मुख्य रूप से अनिवार्य सैन्य सेवा पर निर्भर सैनिकों का इस्तेमाल किया। सदियों पहले मिंग चीन में अनिवार्य सैन्य सेवा प्रणाली थी, जिससे बाईसियो कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक चीनी परिवार को सेना में कम से कम एक सैन्य आयु का पुरुष देना पड़ता था, जो अपने साथ अवश्य सामग्री भी लाता था। इसका अर्थ यह था कि मिंग सम्राट 10 लाख से अधिक सैनिकों की सेना खड़ी कर सकते थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी। समय के साथ मिंग राजवंश की चीन में व्यवस्था की कमजोर होने के से यह प्रणाली और भी दुर्बल हो गई और अनिवार्य सैन्य सैनिकों की तुलना में भाड़े के सैनिकों का उपयोग अधिक आम हो गया। फिर भी 1500 की दशक के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने युद्ध के करीब 8,50,000 सैनिकों को तैनात किया था। चीन की विशाल जनसंख्या और कुशल प्रशासन के कारण ये सेनाएं उस समय यूरोपीय राज्यों द्वारा खड़ी की जा सकने वाली किसी भी सेना से कई हद तक विशाल थीं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है तांग राजवंश, चीन की सेना। चीन में तांग राजवंश ने फुबिंग प्रणाली नामक अनिवार्य सैन्य भर्ती प्रणाली पर बहुत अधिक भरोसा किया। 7वीं शताब्दी में इस प्रणाली के तहत तांग नेताओं के उपयोग के लिए 6 लाख सैनिकों की एक सेना बनाई गई, जो उस समय के हिसाब से एक विशाल सेना थी। बार बार होने वाले विद्रोह व बाहरी खतरों के कारण सेना बढ़कर लगभग 10 लाख हो गई, जो मिंग राजवंश की सेनाओं के बराबर थी। इस सेना में अधिकतर किसान वर्ग से भर्ती किए गए पैदल सैनिक शामिल थे। अनिवार्य रूप से सैनिक भर्ती प्रणाली को धीरे धीरे पेशेवर सैनिकों की भर्ती में बदल दिया गया, जिन्हें तांग शासन अधिक सक्षम मानते थे। इन सैनिकों को पूर्ण कालिक रूप से सेवा में लगाने के बावजूद सेना का आकार काफी बड़ा बना रहा। अन्य चीनी राजवंशों ने भी सैन्य सेवा के लिए सैनिकों की भर्ती और एक बड़ी स्थानीय सेना बनाए रखने के मामले में तांग राजवंश का अनुकरण किया। चौथा नाम है बीजांटाइन साम्राज्य, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 6वीं शताब्दी में अपने चरम पर बीजांटाइन साम्राज्य का भूमध्य सागर के अधिकांश भाग पर नियंत्रण था, जो वर्तमान आर्मेनिया से लेकर आधुनिक पुर्तगाल तक फैला हुआ था। यह सम्राट
जस्टिनियन प्रथम के प्रयासों के कारण संभव हुआ था, जो रोमन साम्राज्य के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प थे। उनके वरिष्ठ सेनापति बेलिसारियस ने रोम उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग को इबेरिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। इन विजय ने बीजान्टिन सैन्य शक्ति का प्रदर्शन बढ़ाया। बीजान्टिन सेना का आकार समय के साथ घटता बढ़ता रहा, लेकिन अनुमान है कि 6वीं शताब्दी के दौरान कॉन्स्टेंटिनोपल के अधीन 3,50,000 सैनिक थे। इस सेना का अधिकांश भाग पूर्व रोमन सेना आया था और इसमें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के सैनिक शामिल थे। इसकी सबसे विशिष्ट टुकड़ी बरंगिनियन गार्ड थी, जिनकी स्थापना 10वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। 5वां है सासानियन साम्राज्य मध्य पूर्व 224 से 1651 ईस्वी के बीच। सासानियन साम्राज्य ने एक शक्तिशाली सैन्य बल बनाए रखा, जिसने उन्हें मध्य पूर्व और मध्य एशिया के कई क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाया। सासानिद सेनाओं का सटीक आकार ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का अनुमान है कि पूरे साम्राज्य में उनकी संख्या 3 लाख से अधिक थी। साम्राज्य की विशिष्ट सेनाओं में हाथी पर सवार सैनिक और अश्वारोही सेना शामिल थी। अपने अस्तित्व के दौरान साम्राज्य में लेवांत और आधुनिक अनातोलिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण के लिए बीजान्टिन साम्राज्य से युद्ध किया। अपनी विशाल सेना के बावजूद 7वीं शताब्दी ईस्वी में सासानियन साम्राज्य को सम्राट हेराक्लियस के नेतृत्व में पुनर्जीवित बीजान्टिन साम्राज्य और पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू किए गए अरब विजय अभियानों के दोहरे खतरे का सामना करना पड़ा। 1651 में रशीदुन खिलाफत द्वारा सासानिक साम्राज्य का विनाश कर दिया गया। 6वां है विजयनगर साम्राज्य भारत। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग पर शासन करने वाले विजयनगर साम्राज्य के पास अन्य मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य की तरह ही एक विशाल सेना थी। हालांकि इसकी सेना का सटीक आकार ज्ञात नहीं है। मुख्य रूप से यूरोप से आए विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया और अपने लेखों में इनकी सेना का आकार अनुमान लगाया। और उनके विवरणों के अनुसार इतिहासकारों का अनुमान है कि युद्ध की स्थिति में विजयनगर साम्राज्य की सेना में 5 लाख से 7,50,000 सैनिक लड़ने के लिए उपलब्ध थे। सेना का सबसे पेशेवर हिस्सा कियजीता सैन्य कहलाता था और मूल रूप से घरेलू राक्षसों का दल था। इस दल में हजारों सैनिक थे। साम्राज्य की सेना की मुख्य शक्ति क्षेत्रीय नेताओं, जिन्हें नायका कहा जाता था, द्वारा की गई भर्ती से आती थी, जो किसानों को सैन्य सेवा के लिए भर्ती करते थे। इससे एक विशाल पैदल सेना से भरपूर भर्ती बल तैनात करना संभव हो पाया। 7वां है उम्मयद खिलाफत मध्य पूर्व। उम्मयद खिलाफत की सेना रशीदुनों की सेना से थोड़ी ही बड़ी थी, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी बड़ी। रशीदुनों की तरह यह भी अपने दुश्मनों पर तेजी से हमला करने के लिए घुड़सवार सेना पर बहुत अधिक निर्भर थी। सेना के अधिकांश कुलीन सैनिक सीरिया से आए थे, जबकि जीते गए क्षेत्र जैसे बर्बरी से धर्म परिवर्तन करने वाले और गुलामों ने सेना की पैदल सेना का आकार बढ़ाने में मदद की। आंतरिक विभाजन के कारण उमय्यादों का भी यही हास हुआ जो रशीदुनों के खिलाफ हुआ था। सेना की सटीक संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान यह सदियों या सैकड़ों हजार में थी। उमय्यद विजय के विशाल पैमाने के कारण खलीफाओं को सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी। उदाहरण के लिए एक बड़े बर्बर विद्रोह के कारण उमय्यदों को अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लाखों सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी। 8वां है दिल्ली सल्तनत भारत। मध्य युग में 300 वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। इसकी सेना एक दुर्जय शक्ति थी, जिसमें प्रशिक्षित और सुसज्जित घुड़सवार सेना का दबदबा था, जिससे सेना की गतिशीलता और कुशलता में वृद्धि होती थी। घेराबंदी अभियानों में सहायता के लिए इनमें मैगोनेल और बारूद संघों का उपयोग करने की क्षमता भी थी, जिससे इसमें उपमहाद्वीप के प्रमुख जनसंख्या केंद्रों पर विजय प्राप्त की। इनकी सेना में मध्य एशियाई, भारतीय और ममलूक पहाड़ी के लिए सैनिक शामिल थे। 14वीं शताब्दी में अपने चरम पर सल्तनत के पास लगभग 5 लाख सैनिक थे, जिसके मुख्य रूप से घुड़सवार सेना शामिल थी।
अपनी विशालता और कुशलता के कारण यह मंगोलों से अपने क्षेत्र की रक्षा करने और भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में अभियान चलाने में सक्षम थी। हालांकि इसे आंतरिक अराजकता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसकी सेना का विनाश हुआ और 1526 में मुगलों ने इस पर विजय प्राप्त की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.